hybridization of NH3, hybridization of NH3 अमोनिया। अब ये आपको पता है जो बेटा अमोनिया है नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 2px 2py 2pz, और तीनों ही p में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी में। अब आप ये देखिए नाइट्रोजन को यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ना है, और 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है अनपेयर्ड ऑर्बिटल, इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। अब इसकी हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, एंड देन हमने लिखा 2p 2px 2py और 2pz, इन तीनों में है 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। तो अब आप देखिए मुझे ये बताओ, आप लोग आंसर देना, अभी फिलहाल ये एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में है, क्या इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने की रिक्वायरमेंट है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इसकी पी में पहले ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 3 ही तो अनपेयर्ड चाहिए बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 ही हाइड्रोजन से जुड़ना है, तो इसमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो फिर इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? अब जो मैं पॉइंट आप लोगों को आज तक बताया करती कि जो इंटरमिक्सिंग है वो फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड, एम्प्टी सभी में हो सकती है। तो बेटा जब भी आपकी हाइब्रिड स्टेट आएगी ना, तो यू नहीं है सिर्फ पी होगा, एस का भी वहां पार्टिसिपेशन होगा, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट आएगी 1s एंड 3p sp3। बेटा थोड़ा सा कोशिश करें आप समझने की, s ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स होगा p ऑर्बिटल के साथ, हाइब्रिड स्टेट आएगी sp3। ठीक है, अभी समझाऊंगी आगे इसमें सब कुछ क्या है। s वाली लोब आपकी पूरी भरी हुई है, और जो आपकी p वाली लोब साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहले पूरा करवा देती हूँ, फिर अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताना। s सबशेल आपकी पूरी भरी हुई है, p सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई sp3 इसकी हाइब्रिड स्टेट आई। तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेती हूँ sp3 का, आप लोगों को ज्योमेट्रीज तो आती होंगी। अब ये स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब आप ये देखिए बेटा कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, तो 3 तो आपकी p की लोब है, एक को px मान ले, एक को py और एक को pz। ठीक है, तो px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, हो गया बेटा। और ये जो s सबशेल का ऑर्बिटल है ये तो फुल्ली फील्ड है, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये आपका इंटरमिक्सिंग डायग्राम हुआ नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे sp3 है, और उसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये उसकी तीनों p की लोब है, px py pz जो कि हाफ फील्ड है, और जो इसकी s वाली लोब है वो फुल्ली फील्ड है। अब इंटरमिक्सिंग तो कोई भी कर लेता है, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी होगी, तो ओवरलैपिंग की कंडीशन आपको पता है, ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फील्ड। ठीक है, तो भाई ये 3 ही ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड है, तो ये तीनों ही ओवरलैपिंग करेंगे, ये s आपका ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। ओके, अब कैसे ओवरलैपिंग होगी वो आप देखिए। तो आप ये देखें यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। सभी को पता है H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनी 1s1। ठीक है बेटा, अब सबको पता है 1s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और यहाँ 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ऑर्बिटल भी आपका क्या है, हाफ फील्ड है। अब टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 जगह यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो वो ओवरलैपिंग किस किस में होगी वो आप देखिए। एक तो होगी इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में, एक यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और एक यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, तो इन 3 जगह पर आपकी ओवरलैपिंग हुई। ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है।
ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा। सेंटर एटम क्या है, नाइट्रोजन, और इससे 3 आपके जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। इससे 3 आपके क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और एक इस पे क्या रह गया, लोन पेयर। एक इस पे क्या रह गया, लोन पेयर। तो बेटा इस नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिड स्टेट तो sp3 है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल कब होती, जब यहाँ भी एक बॉन्ड ही बनता, चारों ही बॉन्ड पेयर होते। बट इस केस में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इस ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, पता है किसी को? इसका नाम ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिड। बेटा इस ज्योमेट्री का नाम होगा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। हाइब्रिड स्टेट sp3 ही है, लेकिन जब sp3 हाइब्रिड स्टेट होगी ना, उसमें भी 3 तरह की ज्योमेट्री बनती है, अभी समझाऊंगी आगे। एक टेट्राहेड्रल, एक ट्राइगोनल पिरामिडल और एक बेंट शेप या वी शेप। जब इस ज्योमेट्री में चारों ही बॉन्ड पेयर हो तो टेट्राहेड्रल बनती है, 3 बॉन्ड पेयर हो ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री का नाम होता है बेंट शेप। वो मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है, तीनों करवाऊंगी बेटा। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है वो आपका 107 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री का। अगर आपको ध्यान हो, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री थी उसका बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन जो आपकी ये ज्योमेट्री है ना बेटा पिरामिडल, हाइब्रिड स्टेट तो इसकी भी sp3 है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का ही है। ओके, इसका मतलब क्या, बॉन्ड एंगल घट गया। क्यों घट गया बेटा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वन लोन पेयर। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वन लोन पेयर। आपको पता है लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, साथ में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्शन शो करेंगे। जब रिपल्शन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में, तो जो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो पहले ये बॉन्ड पेयर यहाँ था, मान लो बेटा पहले ये ऐसा था, अब क्या हुआ, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये यहां से हटके रिपेल होके यहाँ आ गया, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हुआ, पहले से कम हो गया। जितने लोन पेयर बढ़ेंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। जितने ज्यादा आपके लोन पेयर होंगे बेटा उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, और उनके बीच का बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपकी ज्योमेट्री है NH3 मॉलिक्यूल की। आपको बेटा ये समझ में आई? अब किसी के जो भी डाउट है किसी बच्चे के मुझसे पूछे बेटा। वेरी गुड। अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछें, बोलिए बेटा। जिस भी बच्चे को जहां भी कंफ्यूजन है बेटा आप वो मुझसे जरूर पूछ ले, अदरवाइज फिर वो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। मैम बोलो। मैम सिंगलेट लिंकेज बता दो। अभी बताती हूँ बेटा, पहले इस टॉपिक को तो पूरा होने दो, फिर करेंगे सिंगलेट डबलेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है बेटा सिंगलेट लिंकेज। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नो मैम। ओके, तो चलिए इसके आगे करें फिर बेटा। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए H2O का। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका H2O का। बेटा ये टॉपिक और करो फिर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा sp3 ज्योमेट्री का। अब इसमें सेंटर एटम क्या है, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 8, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4 हो गया इसका 8। तो अब आप ये देखो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं GS की, तो ये होगा 2s2, 2p4, 2s2, 2p4।
तो फिलहाल इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है भी। ये है इसका 2s, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है। ये हो गया 2px, 2py और 2pz। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप ये देखो, यहाँ पर जो सेंटर एटम है ऑक्सीजन, उसे कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होना है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। इसका मीनिंग इसको 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, और यहाँ पे पहले ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना प्रेजेंट। इसका मतलब हमें इसे एक्साइटेड स्टेट में लेके नहीं जाना है, एक्साइटेड स्टेट में ये नहीं जाएगा। ओके, तो अब बेटा फिर इस केस में क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगी, एक s में और 3 p में। हाइब्रिड स्टेट तो अब भी क्या आएगी? sp3 ही आएगी, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रक्चर अलग बनेगा। वो अलग कैसे बनेगा आप समझे? पहले आप sp3 का बना ले स्ट्रक्चर। ये हो गया आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आप ये देखें बेटा, टोटल आपके पास 4 लोब है, जिसमें 2 लोब आपकी भरी हुई है पूरी। मान लो एक लोब ये भरी हुई है पूरी, कोई भी मान लो बेटा आप, ये भरी हुई है, एक ये भरी हुई है, और इन 2 में है एक एक इलेक्ट्रॉन। हो गया, तो ये आपकी बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब ये 2 लोब तो आपकी फुल्ली फिल्ड है, इन्होंने इंटरमिक्सिंग तो कर ली, बट ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। अब आप ये देखो, इसको जोड़ना किससे है? हाइड्रोजन एटम से। H का आपको पता ही है 1s1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ओवरलैपिंग कहाँ होगी? जो हाफ फील्ड होगा। तो एक तो हमने यहाँ कर दी ओवरलैपिंग, एक हमने यहाँ कर दी ओवरलैपिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हुए और 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके इसमें हुए। ठीक है, तो ये आपकी शेप बनेगी H2O मॉलिक्यूल की। तो अब आप देखिए कैसे बनाइए। सेंटर में हमारा ऑक्सीजन एटम है, 2 इससे क्या जुड़ गए बेटा? हाइड्रोजन एटम, और 2 इसमें क्या बच गए? लोन पेयर। 2 इसमें क्या बचे? लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या हुआ? बेंट शेप या वी शेप। हाइब्रिड स्टेट तो sp3 ही है ऑक्सीजन एटम की, बट इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? बेंट शेप या वी शेप। ठीक है, और यहाँ बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है 104 डिग्री का। हाइब्रिड स्टेट तो sp3 है, sp3 वाले की जो आपकी ज्योमेट्री है उसका बॉन्ड एंगल 10 आपको पता है 9 डिग्री का होता है। फिर एक लोन पेयर आया तो 107 डिग्री का हो गया। फिर अब 2 लोन पेयर हुए तो अब 104 डिग्री का हो गया। तो जितना आपका लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और उतनी ही स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। अगर जितने बॉन्ड पेयर ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर लोन पेयर बढ़ने शुरू होते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ हमारे 3 मॉलिक्यूल हमने किए, CH4, NH3 एंड H2O। CH4 में सारे बॉन्ड पेयर थे, NH3 में एक लोन पेयर आ गया, H2O में 2 लोन पेयर आ गए। तो जितने ज्यादा आपके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी बेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ लोन पेयर होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये आपका H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हुआ। हाइब्रिड स्टेट तो यहाँ भी sp3 ही होगी। ओके, तो ये बेटा थोड़ा सा ना अलग जाना पड़ेगा सिंगलेट लिंकेज के लिए, बट मैं करवा दूंगी आपको ये टॉपिक पूरा होते ही। देखिए अब आगे, तो भाई इस तरह से आपको यहाँ पे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट। अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है यहाँ पे हाइब्रिड स्टेट निकालने। ठीक है, अब हम शॉर्ट फॉर्मूला करेंगे टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट ट्रिक टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करोगे? हमें किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया x यहाँ पे हाइब्रिड स्टेट को। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। ठीक है, सेंटर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस
number of monovalent atoms plus number of monovalent atoms combined with center atom. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अभी तो समझाऊंगी क्या मीनिंग है इसका. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कंबाइंड विद सेंटर एटम माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन. ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, जो भी आपका सेंटर एटम उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कंबाइंड विद सेंटर एटम, कि जो आपका सेंटर एटम है उसके साथ साइड में कितने मोनोवैलेंट एटम आपके जुड़े हुए हैं. मोनोवैलेंट एटम का मीनिंग है, मोनो मींस वन, वैलेंट मींस वैलेंसी, मतलब जिन एटम की वैलेंसी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम. माइनस हम करते हैं चार्ज ऑफ कैटायन और प्लस हम यहाँ पे करेंगे चार्ज ऑफ एनायन. अब ये दोनों आपके कब लगेंगे? ओनली इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज, जब उस पे चार्ज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखते हुए आप क्वेश्चंस को करना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा. पहले आसान सा लेते हैं बिल्कुल. सबसे पहले मैंने लिया SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, X = 1/2. सेंटर एटम यहाँ पे सल्फर है. सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16. डिवाइड किया तो 2, 8 और 6, 2, 8 एंड 6. तो यहाँ सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 है. प्लस में क्या लेना है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब जो ये सेंटर एटम है ना सल्फर, इसके अराउंड कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं. अब आपको पता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, और फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है. अब अगर फ्लोरीन की वैलेंसी ही 1 है, इसका मीनिंग फ्लोरीन मोनोवैलेंट है. बेटा फ्लोरीन कैसा है? मोनोवैलेंट है. तो यहाँ पे कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं. तो 6 + 6. अब इस पे चार्ज तो कोई है ही नहीं, ना माइनस का ना प्लस का, तो बस हो गया. तो 6 + 6 12/2, 6 ही आंसर आया. 6 का मीनिंग है एक ऑर्बिटल S में है, 3 ऑर्बिटल P में है और आपके 2 ऑर्बिटल D के हैं. टोटल 6 हो गया. एक S में है, 3 P में है और 2 आपके D में है. बेटा एक बार देखो आप लोग, ये कैसे पता किया मैंने. अगर आपकी X की वैल्यू आएगी 2, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी कि भाई यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, एक तो S का है और एक आपका P का है. अगर X की हाइब्रिड स्टेट होगी sp2, तो इसका मीनिंग है 3 ऑर्बिटल है, एक S का और 2 P के. ठीक है, जब वैल्यू X की 3 होगी, इसका मीनिंग sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, एक S का ऑर्बिटल है, 2 यहाँ पे P के ऑर्बिटल है. अगर X की वैल्यू होगी 4 का मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक S का ऑर्बिटल है और 2 आपके P के ऑर्बिटल है. ठीक है, या इसी में एक चांस और भी होते हैं, dsp2. ये आपका आगे काम आता है 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. एक ऑर्बिटल D का है, एक S का है और 2 आपके P के हैं. उसके बाद अगर आपकी X की वैल्यू है 5 के लिए हो जाता है sp3d. एक D में और बढ़ गया, एक S में है, 3 P में, एक बढ़ गया आपका D में. फिर आपकी X की वैल्यू है 6, तो ये हो गया sp3d2. एक S में है, 3 P में है और 2 आपके D में है. और अगर X की वैल्यू है 7, तो ये हो गया sp3d3. ठीक है, sp3d3 कि भाई एक ऑर्बिटल S में है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था बेटा, फिर से चेंज किया है. देखिए बेटा यहाँ कर रहे थे हम, अगर वैल्यू X की 7 है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी फिर? sp3d3, मतलब एक ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P के और 3 ऑर्बिटल D के. तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई सारी, ये सब कर लोगे.
और ये फॉर्मूला हो गया। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक एग्जांपल आपको और करवाऊंगी और फिर आप लोग करेंगे। देखिए ध्यान से, सेकंड एग्जांपल है मेरा CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल में सेंटर एटम आपको पता है कार्बन है। CO2 मॉलिक्यूल में सेंटर एटम है कार्बन, तो हमें यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर भाई 6 है, डिवाइड किया तो 2 और 4, तो एक कार्बन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइब्रिड स्टेट निकालो, x इक्वल टू 1/2। कार्बन के पास सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ले लिया, प्लस यहाँ पे है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो जो हमारा टॉपिक था VSEPR थ्योरी, उसकी एक कमी थी। उसकी कमी ये थी कि उसने ये तो बता दिया कि CO2 मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है, लेकिन वो अपना मेथड अप्लाई करके उस लीनियर शेप को प्रूफ नहीं कर पाया था। वो नहीं बता पाया था कि CO2 मॉलिक्यूल की शेप लीनियर क्यों है, लेकिन इसने प्रूफ किया कि CO2 मॉलिक्यूल की शेप लीनियर इस वजह से है। तो हमें यहाँ पे लेना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कंबाइन विद सेंटर एटम। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखते हो तो आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसका मीनिंग है जो ऑक्सीजन है इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन तो डाई एटॉमिक एटम है। ऑक्सीजन तो O2 होता है, डाई एटॉमिक एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी ही 2 है। तो यहाँ पर 0 आएगा। 0 क्यों आया? क्योंकि हमें लेने हैं मोनोवैलेंट एटम, और यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? डाईवैलेंट एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे है ही नहीं मोनोवैलेंट एटम। तो बेटा क्या आपको ये समझ में आया मैंने 0 क्यों लिया? बताओ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो बस सब हो गया। क्या आया फिर इसका? 2 का मीनिंग क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp अगर हाइब्रिड स्टेट होगी तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? लीनियर। ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? लीनियर होगा। तो कैसे बनेगा बेटा लीनियर होगा? तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपकी ज्योमेट्री हुई CO2 की, लीनियर ज्योमेट्री है। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा? यहाँ पे 180 डिग्री का होगा। ठीक है, सो इट इज द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया ना बेटा सभी को? यहाँ पे यस मैम। हाइब्रिड स्टेट कार्बन की 2 आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद एक एग्जांपल और, बस फिर आप अपने आप करेंगे सारे टॉपिक को। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका SO3 नेगेटिव। SO3 नेगेटिव क्या होता है? सल्फाइड आयन। SO4 नेगेटिव होता है सल्फेट आयन, और SO3 नेगेटिव होता है सल्फाइड आयन। तो हमें अब यहाँ सल्फाइड आयन जो है इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो क्या होगी देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा सेंटर एटम सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, डिवाइड कर दिया 2, 8 और 6। तो एक सल्फर एटम के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कर दिया x इक्वल टू 1/2। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 लिया क्योंकि सल्फर के यहाँ पे 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है, आप लोग बताइए। नो मैम। नहीं है बेटा। सल्फर तो कैसा एटम, सॉरी ऑक्सीजन कैसा एटम है? डाईवैलेंट। तो यहाँ पे अब इसमें चार्ज भी है, इस बार माइनस तो करना है चार्ज ऑफ कैटायन और प्लस करना है चार्ज ऑफ एनायन। तो आप ये देखो इस पे कितना माइनस चार्ज है? 2 माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो साथ में क्या आएगा? +2। ये आप समझ गए होंगे। तो 6 + 2 8, 8/2 कितना आया? 4। 4 का मीनिंग क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मीनिंग होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कर लोगे? आया समझ में? यस मैम। तो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं बेटा, करेंगे आप? यस मैम। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, ठीक है, और थर्ड है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव।
ये तीनों आपको करने हैं। H3O पॉजिटिव है हाइड्रोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, आप सब कर दें शुरू, और अमोनियम आयन। इन तीनों का करो बेटा, जैसे ही हो जाए मुझे बता देना ये आया इसका। ओके प्रिया बताओ बेटा, बोल दो आप। मैम NH4 पॉजिटिव का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ठीक है बेटा। CO3 नेगेटिव का है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। CO3 2 नेगेटिव का sp2, ये भी ठीक है। और H3O पॉजिटिव का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके बिल्कुल ठीक है बेटा तीनों। एक बार दिखाओगे प्रिया बेटा? यस मैम। एक बार वीडियो ऑन करके दिखाओ बेटा, सभी बच्चे देखना। सबको दिखाई दे रहा होगा बेटा? बिल्कुल ठीक किया हुआ आपने बेटा, वेरी गुड, तीनों बिल्कुल ठीक है आपके। अब आप सभी ये बताओ, मैं इनको फिर से करवाऊं या आपको यहीं पे समझ में आ रहा है? बेटा बिल्कुल ठीक है प्रिया, वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। बाकी सभी सोए हुए हो क्या बेटा? देखिए यहाँ पे मैं करवा देती हूँ आपको, फिर ये टॉपिक आज हमारा पूरा है। H3O पॉजिटिव, सेंटर एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8, डिवाइड किया तो 2 और 6, तो सेंटर एटम बेटा इस बार O था ना, O के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, H तो मोनोवैलेंट है, और +1 का मीनिंग क्या है, -1 डिवाइड बाई 2, क्या आया बेटा 4, 4 का मीनिंग sp3। CO3 2 नेगेटिव का देखो, सेंटर एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, डिवाइड किया तो 2 और 4, तो कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस O के लिए 0 आएगा, और -2 से क्या हो जाएगा +2 डिवाइड बाई 2, 4 + 2 6 बाई 2 कितना आया 3, 3 का मीनिंग sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा आप लोग अपना होमवर्क सुने, कल संडे है, आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक आप लोग निकालेंगे, और बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, उस टॉपिक में आपको एक टेबल मिलेगी पूरी, वहां हर एक मॉलिक्यूल की परफेक्ट ज्योमेट्री गिवन है, बॉन्ड एंगल गिवन है, आपको इन ज्योमेट्रीज के बॉन्ड एंगल भी लाइन करने हैं कि किस ज्योमेट्री में कितने का बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है बेटा, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे फिर आपके। ये देखिए बेटा, एक ऐसी टेबल होगी आपकी बुक में हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, ऐसी टेबल है सभी की बुक में, यहां से आपका टॉपिक शुरू है हाइब्रिडाइजेशन का, ये जनरल फॉर्मूला गिवन है, और यहाँ आपको सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप ये सभी एग्जाम्पल्स करके देखें आप लोगों से हुआ या नहीं। सबको दिखाई देगा आपकी बुक में ये पेज, कायम ढूंढ लोगे ना? चैप्टर 4 में टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। बाकी बच्चों को बेटा दिखाई दे रहा है, कर लोगे इस टॉपिक को? बाकी सभी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, को रिस्पॉन्स नहीं आया आप लोगों का? चलिए अब इसके बाद, ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये एग्जांपल्स आप लोग खुद करेंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। तो आप लोग, एक सिंपल सी बात है बेटा, जितनी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी
उतना ही जो आपका साइज है वो साइज आपका इंक्रीज होगा और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। या आप ये कह सकते हैं जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना बॉन्ड एंगल भी आपका इंक्रीज होता हुआ जाएगा। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल था H2O और NH3 का, H2O एंड NH3 का। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे दो एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये तो आपने पढ़ रखे है ना, पहले भी चैप्टर 3 में था कि जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन।